नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कैरियर विद ओम में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग यूपीपी यानी यूपी ट्रिपल एससी का आप सभी लोग लेखपाल का सिलेबस देख चुके होंगे। क्लियर है? उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको लेखपाल की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है और आपको प्यार और सपोर्ट करना है। क्लियर है? और देखिएगा, इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में जिसके कुछ कहने की हद ही नहीं है। जिसे कहते नहीं कि सिर्फ सोच लेने से कहाँ होता है। आज के कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है अगर इस कंपटीशन के दौर में सिलेक्शन लेना है। और एकदम कुछ इस बार नया होगा। जो भी टॉपिक हम ले आए हैं एकदम शानदार टॉपिक है और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो हम ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम जैसे आपको दिख रहा है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मेरे प्यारे साथियों कि संख्या पद्धति किसे कहा जाता है। संख्या पद्धति किसे कहा जाता है? नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? उसे हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी हमने क्या बताया? नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए किस किस से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके देखिए रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से आप सभी लोग पढ़े होंगे। बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसा कि आप सभी लोग पढ़े होंगे डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। देखिए बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसा कि आप सभी लोग पढ़े हैं। डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम है। इस टाइप के बहुत सारे सिस्टम है संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन हम जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है वो सबसे ज्यादा क्या है? डेसिमल सिस्टम है। हम इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे और बाइनरी सिस्टम से भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। क्लियर है? तो हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। अब देखिए डेसिमल सिस्टम के अंदर जैसे हम बात करते हैं डिजिट की, किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों? डिजिट की। तो यानी ये डेसिमल जो सिस्टम है कितने डिजिट से बना है। तो इसमें कितने डिजिट होते हैं? जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी इसमें देखिए कितनी संख्याओं का डेसिमल सिस्टम में उपयोग किया जाता है, यानी कितने डिजिट का उपयोग किया जाता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतने डिजिट का जो है यूज डेसिमल सिस्टम में किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इन संख्याओं से हम बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। आप सभी लोग इन संख्याओं से बहुत सारे जो है संख्याएं बना सकते हैं। वो संख्याएं देखिए क्या क्या बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा आप, एक जैसे हम संख्या बना लेते हैं, यहां से कुछ भी संख्या बना लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 6, 7, 4 और 3। क्लियर है? हमने यहां से एक संख्या बना लिया, 6, 7, 4 और 3 बना लिया। क्लियर है? यहां से अगर मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं यहां से, और क्या आपसे पूछा जा सकता है? अगर मैं यहां से आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करूं, किससे? प्लेस वैल्यू। देखिए हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक ले चलेंगे। यहां से हम प्लेस वैल्यू और क्या निकाल सकते हैं?
फेस वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे 6 का प्लेस वैल्यू पूछ ले, 6 का क्या पूछ ले, प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछ ले तो आपका हो जाएगा 6 के बाद देखिए जितने भी डिजिट हैं, 6 के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं, 3 डिजिट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब उतने जीरो हो जाएगा, यानी 6 के आगे 3 डिजिट है तो कितना हो जाएगा, 6 के आगे 000। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जैसे 7 है, अगर उससे 7 का प्लेस वैल्यू पूछ ले तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 के बाद देखिए कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यानी कितना हो जाएगा, 00 बढ़ा दीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिए जैसे 4 है, 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 4 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 4 के बाद 1 डिजिट है तो कितना आ जाएगा, 40। और अगर मैं 3 का प्लेस वैल्यू निकालूं, 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। समझ में आई बातें? यहां से ये तो हो गया प्लेस वैल्यू, एकदम ये सब बेसिक बातें हैं जो कि आप सभी लोग बचपन में आपकी मैम ये सारी चीजें पढ़ाई होंगी। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर फेस वैल्यू की तरफ। फेस वैल्यू का देखिए, प्लेस वैल्यू को हिंदी में अगर कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो, इसे कहा जाता है स्थानीय मान। क्लियर है? इसे क्या कहा जाता है, स्थानीय मान। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? यानी अब फेस वैल्यू को हम कहते हैं हिंदी में अंकीय मान। क्या कहा जाता है, अंकीय मान। जैसा कि पता हो चल रहा है आपको फेस वैल्यू, जैसे 6 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 6 का अगर फेस वैल्यू पूछता है तो आप समझ जाएंगे कि क्या होगा, 6 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 6 ही जो हो जाएगा। अगर 7 का फेस वैल्यू पूछता होगा तो क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अगर 4 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 4 ही फेस वैल्यू हो जाएगा। अगर 3 की बात करें, 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, एकदम बेसिक बातें हैं। क्लियर है? तो यहां से एक चीज आपको देखने को मिला, क्या, प्लेस वैल्यू में जो यूनिट डिजिट था वो भी सेम था। प्लेस वैल्यू में देखिए जब मैंने 3 का प्लेस वैल्यू लिया तो क्या आ गया, 3 ही आ गया। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 3 का भी फेस वैल्यू क्या आ गया, 3 ही आ गया। तो यानी यहां से हम एक बात ये कह सकते हैं कि देखिए चाहे प्लेस वैल्यू हो और चाहे फेस वैल्यू हो, इनका यूनिट डिजिट यानी सेम ही होगा। यानी जो इनका इकाई का अंक होगा, यानी जो लास्ट वाली डिजिट होगी, ये हमेशा क्या होगी, इनका मान सेम ही होगा। इस बात का ध्यान देना। है बहुत छोटी बात लेकिन इसमें गहराई है। अगर ये एग्जाम में पूछ ले तो बच्चे वहां पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया? चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सब था एकदम बेसिक बातें। क्लियर है? हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं, संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। अगली हेडिंग देखिए, आप सभी लोगों को नोट्स भी बनाते चलना है। हम ऐसा पढ़ा देंगे कि आप ऐसा कभी पढ़े नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। क्लियर है? आपको कहीं इस तरीके से मिलेगा नहीं। सबसे पहले अब आगे अगले हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी जिसे हम कहते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, रियल नंबर। किसमें बांटा गया है, रियल नंबर, जिसे हम लोग, आप सभी लोग भोजपुरी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। क्लियर है? इसे भोजपुरी में क्या कहेंगे आप सभी लोग, रियल नंबर को वास्तविक संख्या। और एक होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी जिसे हम कहते हैं, आपको इमेजिनरी नंबर को जैसे हम भोजपुरी में कहा जाता है, क्या, इमेजिनरी नंबर को क्या कहेंगे, जैसा कि आप कल्पनाओं में बात हो। क्लियर है? इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, हाँ, यानी इमेजिनरी का मतलब क्या हो जाएगा, काल्पनिक। यानी कल्पनाओं में बात हो, क्या हो, कल्पनाओं में बात हो, यानी काल्पनिक संख्या। देखिए थोड़ा मेरी भोजपुरी कमजोर है, ठीक है, तो आप सभी लोग इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे
लेट से आया, कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर जिसे भोजपुरी में वास्तविक संख्या कहेंगे, इमेजिनरी जिसे हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे, जहां सिर्फ कल्पनाओं की बात होती है। ये जो कि आपके क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, जिसे मुझे इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ थोड़ा सा एक काल्पनिक संख्या पे बात करूंगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, आई, क्या होता है, आई स्क्वायर, आई की बात करते हैं, आई को पढ़ा जाता है आयोटा। क्या पढ़ा जाता है, आयोटा। क्लियर है। तो यहां से देखिए आप लोग पढ़े होंगे, आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई स्क्वायर का मान -1 का होता है, आई बराबर हो जाता है √-1। क्लियर है। यानी आई का मान जैसे √-5 ले लिए, तो अब इसकी बहुत सारी वैल्यू होंगी, यानी इमेजिनरी। जैसे आप सभी लोग कल्पनाओं में खो जाते हैं। क्लियर है। आप जैसे आप मान लेते हैं कि आपकी शादी कैटरीना कैफ से, भले ही विकी कौशल से हो जा रही है, लेकिन ये आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना ही तो करना है हम स्टूडेंट को, और क्या करना है। क्लियर है। तो यानी ये हो गई काल्पनिक संख्या, यानी ये तो सब काल्पनिक बातें हो गई, लेकिन रियलिटी में कैटरीना कैफ को कोई और ले गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या आपकी क्या हो जाएगी, -इनफाइनाइट से लेकर कहां तक आ जाएगा, प्लस के इनफाइनाइट तक जो है आपकी क्या आ जाएंगी, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाएंगी। क्लियर है। यानी समस्त ब्रह्मांड इसमें क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। तो यानी ये आपकी क्या हो गई, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को देखिए हम लोग जो है, जो लाइन ड्रा करते हैं, इसको हम नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। नंबर लाइन पर इसको हम ड्रा कर सकते हैं, नंबर लाइन पे इसको हम ड्रा कर सकते हैं। लेकिन क्या काल्पनिक संख्या को आप ड्रा कर सकते हैं, इसे हम नंबर लाइन पर ड्रा नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान देना, नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। ये बातें हो गई रियल नंबर की। क्लियर है। अब देखिए, रियल नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है। किस 2 भाग में बांटा गया है, चलिए यहां पे देखते हैं। रियल नंबर को देखिए, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। समझ में आई बातें। चलिए यहां पे देखिए, नंबर इसको हम मिटा देते हैं। आप सभी लोगों को देखिए नोट्स बनाना है, इस बात का ध्यान देना। रियल नंबर को 2 भाग में बांट दिया गया है, और वो किसमें किसमें बांटा गया है, एक डेसिमल नंबर, एक आपका होता है डेसिमल नंबर, जिसे आप लोग दशमलव संख्या कहेंगे, और एक होता है इंटीजर नंबर। क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर, यानी जिसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या कहेंगे, या पूर्ण संख्या कहेंगे, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए, सबसे बात हम करते हैं, डेसिमल नंबर की बात करते हैं। तो डेसिमल नंबर को भी किसमें, कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में। वो कैसे, जैसे मैं डेसिमल को देखिए इस तरीके से लिख सकता हूं। डेसिमल को 2 पार्ट में कैसे बांटा गया है, एक तो आपका होता है रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है, एक आपका होता है रिपीटिंग डेसिमल। बहुत ध्यान से समझिएगा, आप ऐसा कभी पढ़े नहीं होंगे। अभी यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी, जो कि आपको पता भी नहीं होगा। ये रिपीटिंग डेसिमल होता है, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, एक आपका देखिए होता है रिपीटिंग डेसिमल, और एक आपका क्या होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग को जिसको हम कह सकते हैं कि पुनरावृत्ति, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पुनरावृत्ति कह सकते हैं, यानी बार बार रिपीट हो। देखिए ये सब हिंदी में लिखने की बातें नहीं है, हिंदी भी इंग्लिश भी थोड़ा आप लोग समझिए। रिपीटिंग का मतलब जो बार बार रिपीट हो। क्लियर है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब जो बार बार रिपीट ना हो, इतना तो आप समझदार हैं। अब देखिए रिपीटिंग डेसिमल क्या है, जैसे मैं आपको लिख दूं 0.33333, ये आपका क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर है। जैसे मैं 0. क्या लिख दूं, 5 लिख दूं। क्या लिख दूं, 0.5 लिख दूं, तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं, 0.000 लिख सकता हूं कि नहीं। क्लियर है। ये आपका क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे मैं यहाँ पे नॉन रिपीटिंग की बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया 0.123789321। अब यहाँ पे देखिए क्या संख्याएं रिपीट हो रही है बार बार, तो यहाँ पे संख्याएं देखिए बार बार रिपीट नहीं हो रही हैं। और यहाँ पे देखिए संख्याएं क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। यानी 0. जैसे हमने 3 लिख दिया था, फिर 0.50000 कितना भी आप लिख सकते हैं।
यहां तक बातें समझ में आई आप सभी लोगों को? यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हैं? तो फिर हम इस बात को ऊपर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए ऊपर हम मिटा देते हैं इसको। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, जो रिपीटिंग डेसिमल है, हमने देखिए रिपीटिंग डेसिमल को क्या लिखा है यहाँ पे, ऊपर ध्यान समझिएगा 0.3333 हमने लिख दिया, और उसके बाद क्या लिख दिया 0.500000 भी लिख दिया। नॉन रिपीटिंग को हमने क्या लिख दिया है, 0.1237893321, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अब ध्यान से देखिए, जो रिपीटिंग डेसिमल है, क्या मैं 0.33 को इस तरह नहीं लिख सकता, 0.3 के ऊपर क्या लगा दूं, बार। क्या लगा सकता हूं, 0.3 के ऊपर बार लगा सकता हूं। और मैं 0.5 को ये मैं 0 हटा सकता हूं कि नहीं हटा सकता? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आप हटा सकते हैं, यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूं 0.5। यानी जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां से आपको दिख रहा होगा जो आपका रिपीटिंग डेसिमल है ये आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। सॉरी, क्या होता है, टर्मिनेटिंग। यानी इन्हें जो है हटाया जा सकता है, इन्हें क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इस बात का ध्यान देना। और मैं 3 बार को क्या लिख सकता हूं, 3/9 भी लिख सकता हूं, इस बात का ध्यान देना। और 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/10 हो जाएगा, यानी कितना लिख सकता हूं, 1/2 भी लिख सकता हूं। क्या मैं इसको हटा सकता हूं? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर मैं इसको बिल्कुल नहीं हटा सकता हूं। यानी जो आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा ये आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी इसे हटाया नहीं जा सकता, यानी इसे जो है हटाया नहीं जा सकता। इस बात का ध्यान देना। अब उसके बाद मैं बात करता हूं, जैसे मैंने 0.3 बार को क्या लिख दिया, 3/9। क्या लिख दिया, 3/9 लिख दिया। देखिए कैसे लिखा जाता है, जैसे आप इसको मान लीजिए लिख दिए, मैं आपको यहाँ एकदम बेस समझा देता हूं कि 3/9 ही क्यों लिखा जाता है। जैसे देखिए 0.333 है, क्लियर है, 0.33 इसको हमने x बराबर मान लिया। x बराबर क्या कर दिया, मान लिया। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, 10x। और इसको क्या मैं लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पॉइंट, फिर क्या है 0.3333 लिख सकता हूं। तो यहां से आपको कितना आ जाएगा 10x, और इसके बाद यहां पे आपका कितना आ जाएगा 3, और प्लस 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस क्या लिख सकते हैं यहां पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए x बराबर कितना लिखा गया है 0.333, क्लियर है। तो इसको आप क्या करना है, यहां से आप देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, 10 यहां पे हो जाएगा, तो यहां से आपका हो गया 10x इज इक्वल, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3, और पॉइंट फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहां से 10x बराबर कितना आ गया 3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 प्लस x। क्या लिख सकता हूं 3 प्लस x लिख सकता हूं इस वाले टर्म को। इस बात का ध्यान देना, क्या लिख सकता हूं 3 प्लस x। तो इज इंप्लाइज दैट यहां से x का पक्षांतर कर देंगे कितना आ जाएगा 9x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया 3/9। ये बातें कहां से निकल के आई, 9 क्यों लिखा जाता है, इसको भी हमने आपको पूरी तरीके से डिस्कशन कर दिया। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया? चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि 3/9 ही क्यों आया, समझ में आया। इसको बहुत से लोग यहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन बातें कहां से निकल के आई ये हम आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कशन कर दिए। क्लियर है? चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए आगे बातें। अब मैं 0.33 को 3/9 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 1/2, यानी इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसको, ये रिपीटिंग वाला डेसिमल पूरा बता रहे हैं, इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इसको जो है P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा
सकता, नहीं लिखा जा सकता, इस बात का ध्यान देना। जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्या हो, Q इज नॉट इक्वल 0, इस बात का ध्यान देना। P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि Q इज नॉट इक्वल क्या है, 0 है, तो इसी को हम कहते हैं भैया रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। इस बात का ध्यान देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आपसे पूछ लेता है कि परिमेय संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं, या परिमेय संख्या आपको दे देगा 3/4, आपको दो ऑप्शन दे देगा 4, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो वहां बच्चा यही नहीं बता पाता कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है जब तक कि आपको पूरा रूल नहीं पता होगा। अब ध्यान से एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूं। डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। जो देखिए, जो डेसिमल आपका रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसी को कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप कैसे जानेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो देखिए, जो डेसिमल रिपीटिंग हो, जो टर्मिनेटिंग हो, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, उसी को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है। जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इस बात का ध्यान देना, इसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए, इसके कुछ एग्जाम्पल भी ले लिए जाएं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रेशनल नंबर के। जैसे रेशनल नंबर आपका 3/5 आ गया, 0.5 आ गया। एक आपका आता है परिमेय संख्या, क्या आता है, 22/7। क्या आता है, 22/7 आता है। ये सब आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब परिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी, जैसे √2 हो गया, √6 हो गया, 0.124678, इस टाइप का हो गया। और एक आता है पाई, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपसे पूछ लेता है पाई क्या है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन कुछ स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये कैसे हो गया कि 22/7 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। तो उसका रीजन यही है कि पाई पे एक आपको बुक मिल जाएगी, पाई के बहुत सारे मान होते हैं। इस बात का ध्यान देना, पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इस बात का ध्यान देना। जब 22/7 को आप 22 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7-8 डिजिट के बाद ऐसा आएगा कि जब संख्याएं रिपीट करना स्टार्ट हो जाएंगी, तो यही रीजन है कि 22/7 आपका परिमेय संख्या है और पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, बहुत ही मजा आ गया, यानी समझ में आ गई बातें क्या है कि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया, समझ में आई बातें। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली हेडिंग आप सभी लोग लगाएंगे इंटीजर। क्या हेडिंग लगाएंगे, इंटीजर। क्लियर है। आप सभी लोग एक बार हम तो मिटा दिए, अब स्क्रीनशॉट भी कैसे लेंगे, देखिए साथ साथ आपको नोट करना है, इस बात का ध्यान देना। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा चला के देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं परिमेय अपरिमेय में आगे भी डिस्कशन कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिए परिमेय संख्या की थोड़ा सा मैं आगे भी डिस्कशन कर लेता हूं। परिमेय संख्या क्या है, जैसे आपसे पूछ ले, ये बहुत पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ ले ए और बी के बीच, जैसा कि यहाँ पे एनटीपीसी रेलवे में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके पहले ए और बी के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी परिमेय संख्याएं
होती है, ये आपसे पूछ सकता है कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो ए और बी के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो जाएगी, तो ऑप्शन में आपको अनंत दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। अगर आपसे पूछ ले कि ए और बी के बीच कितनी कितनी जो है परिमेय संख्याएं होंगी, तो क्या हो जाएगा? अनंत। यहाँ पे ए बी की जगह पे 2 3 दे सकता है, 4 5 कुछ भी दे सकता है। दे सकता है कि 4 और 5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, ऑप्शन बना देगा 2 3 इनफाइनाइट, उसके बाद 4। क्लियर है? ऐसे ऑप्शन बना देगा तो आपको सीधा सीधा क्या टिक कर देना है? इनफाइनाइट। इस बात का ध्यान देना कि यानी 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी? अनंत। अगर आपसे अपरिमेय संख्या भी पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा? अगर आपसे अपरिमेय संख्या भी पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा? अनंत। इस बात का ध्यान देना। अगर आपसे अपरिमेय संख्या भी पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या अगर आपसे पूछ ले तो। क्लियर हो गई बातें? यहां तक बातें समझ में आई? चले हम आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। और आपके एग्जाम में ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होता है, जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे गलतियां कर बैठते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें आपको भी जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? ए और बी के बीच परिमेय संख्या, ए और बी के बीच आपको बताना है परिमेय संख्या। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाता है ए के प्लस 1 अपान के प्लस 1। क्लियर है? यहां से हो जाएगा ए के प्लस बी। क्या हो जाएगा? ए के प्लस बी अपान के प्लस 1, जहां के बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यहां से ये आपका एक फार्मूला बनता है। यहां से ए और बी के बीच परिमेय संख्या निकालना हो तो फार्मूला बन जाता है ए के प्लस बी अपान के प्लस 1, जहां के बराबर 1 2 3 4 5 6 आप रखते चले जाएंगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट मान जो है मिलते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ सकता है कि ए और बी के बीच जो है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय कैसे निकालेंगे? ए और बी के बीच, ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या आप निकालेंगे अंडर रूट ए बी। ये ध्यान देना कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। जैसे 9 आ गया 4 आ गया तो 9 चौके 36 हो जाएगा, अंडर रूट 36 करेंगे 6 आ जाएगा, फिर परिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात का ध्यान देना। अगर इस वाले टर्म में नहीं सेट हो रहा है तो फिर यहाँ क्यूब लगा दीजिए, फिर यहाँ नहीं सेट हो रहा है तो ए बी की पावर क्या लगा दीजिए? 4 लगा दीजिए। ये बातें समझ में आ गई? यानी इस तरीके से आप जो है अपरिमेय संख्या भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बातें? चलिए, आपको बातें समझ में आ गई हैं तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं इंटीजर की तरफ। देखिए, आपको मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलना है, इस बात का ध्यान देना। चलिए अब हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर यानी क्या होता है? पूर्णांक। आप लोग इंटीजर यानी पूर्णांक की तरफ चलेंगे तो यहां से देखिए 3 टाइप की पूर्णांक संख्याएं होंगी। कौन कौन? एक आप पढ़े होंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्या पढ़े होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। एक आप पढ़े होंगे जीरो। क्या पढ़े होंगे? जीरो। और एक आपका क्या आ जाता है? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या। चलिए मैं इसको भोजपुरी में भी लिख दे रहा हूं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसे हम कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं?
उदासीन समपूर्णांक संख्या, इस बात का ध्यान देना, जीरो क्या है, एक उदासीन समपूर्णांक संख्या है। क्या है, उदासीन समपूर्णांक संख्या है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, उदासीन समपूर्णांक संख्या है और ये आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। चलिए अब ध्यान से देखिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात करूं, धनात्मक पूर्णांक संख्या आपकी कहां से हो जाएगी, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। कहां तक चला जाएगा, धनात्मक इंटीजर यानी आपका कहां से चला जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक, यानी ये आपके धनात्मक है। क्लियर है, यहाँ पे इसको देखिए, एक जीरो भी आपका क्या है, उदासीन समपूर्णांक संख्या है। ये जीरो उदासीन समपूर्णांक संख्या, जीरो कैसे सम संख्या है, अभी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। क्लियर है, और जो आपका ऋणात्मक इंटीजर है ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से यहां तक चला जाएगा। देखिए, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1। क्लियर हो गई बातें, ये बातें आपको समझ में आ गई। जीरो आपका क्या है, समपूर्णांक संख्या है, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं इसी को मैं क्या कह सकता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसी को मैं क्या सकता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी इसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। इसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। क्लियर है, हम इसी को क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्या, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक चली जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में इसी जीरो को शामिल कर लिया जाए, किसको, जीरो को शामिल कर लिया जाए, तो इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, इस बात का ध्यान देना। इसी को क्या कहा जाता है, होल नंबर। इसी को क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इसी को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी होल नंबर कहेंगे। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? तो आप लोग कहे होंगे कि हाँ सर, बातें बिल्कुल ही एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गई बातें। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। ये मिटा दिया जाए, आप सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर हम इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से देखिए, इंटीजर में बहुत संख्याएं आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं इवन और ऑड की। इसकी बात करते हैं इवन और ऑड की, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, चलिए देखिए बात करते हैं इंटीजर में। इसके दो टाइप और निकल के आएंगे, इवन नंबर, इवन नंबर जिसे हम भोजपुरी में क्या कहेंगे, सम संख्या। क्या कहेंगे, सम संख्या। उसके बाद क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी क्या है, विषम संख्या। ऑड नंबर क्या है, यानी विषम संख्या। क्लियर है। अब देखिए सम संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या जो है दो से पूर्णतया पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी जो संख्या दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो संख्या दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसी को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। इस बात का ध्यान देना। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपसे दो से कौन संख्या कट जाएंगी, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। विषम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या दो से पूर्णतया न विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। इस बात का ध्यान देना। विषम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। विषम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 1 3 5 7 डॉट डॉट
यानी आपका ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गई बातें। अब ध्यान से देखिए, सम संख्याएं आपकी क्या हो गई, 2 4 6 8। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम सम संख्या के और ऑड नंबर की थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। क्लियर है, क्योंकि चलिए देखिए, आज का थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि अभी आप सभी लोग पढ़े होंगे, अगर इवन नंबर में थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में इसके जान लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इवन नंबर में अगर इवन नंबर जोड़ा जाए तो आपको क्या मिलता है, इवन। क्लियर है, इवन नंबर में इवन जोड़ा जाता है, हमेशा इवन नंबर मिलता है। जैसे इवन नंबर 2 ले लिया गया और कितना ले लिया 4, तो कितना मिल गया 6। अगर मैं मान लीजिए इवन नंबर 2 ले लेता हूं और -2 ले लेता हूं तो इवन नंबर कितना मिल गया 0। हमने अभी आपको यही बताया था कि 0 क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या। यहाँ पे देखिए 2 इवन नंबर लिया गया, -2 लिया गया, 0 आया कि नहीं आया, तो ये बात एकदम प्रूफ हो गई। तो उसके बाद एक सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या बनती है, इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ा जाए तो इवन नंबर बनता है। ये बात मत समझना कि बहुत छोटी है, बात में बहुत ही गहराई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़ दिया जाए, इवन नंबर में ऑड नंबर को जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर। जैसे मैं बात करता हूं, इवन नंबर ले लूं 4, ऑड नंबर ले लूं 3, जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर मैं इवन नंबर ले लूं 0 और ऑड नंबर ले लूं 5 तो कितना आ गया 5। यानी यहां भी ये बात प्रूफ हो गई कि 0 क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं आखिरी तीसरी वाली प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ा जाए, क्लियर है, यानी विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाए तो क्या मिलता है, इवन नंबर। हमेशा क्या मिलता है, इवन नंबर। इस बात का ध्यान देना। ऑड संख्या जैसे मैं 3 ले लूं और -3 ले लूं तो कितना आ गया 0 आ गया। यानी यहां भी बात प्रूफ हो गई कि 0 क्या है, एक इवन नंबर है। क्लियर है। ऑड संख्या की बात करूं, जैसे मैं 5 ले लिया और क्या ले लिया 7, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी क्या आ गया, इवन नंबर। क्लियर हो गई। ये तो थी प्रॉपर्टी की बात। क्लियर हो गया बात दोस्तों। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सेशन मेरा बहुत ही पसंद आया हो तो आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से आग की तरह पूरे जंगल में फैला दीजिएगा और आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से कर दीजिएगा। आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे। थैंक यू।